बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का मस्ट डू मॉड्यूल। ये वीडियो इस चैप्टर के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को 100% कवर नहीं करती है। ये सिर्फ मस्ट डू मॉड्यूल को कवर करती है, जो रिवीजन के लिए लास्ट पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर का रिवीजन। मार्क एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। सबसे पहले हमारे पास में टॉपिक है प्रिज्म। बच्चों, ये फिगर है प्रिज्म का। प्रिज्म कैसा होता है? सामने से ट्रायंगल होता है, ये सामने से दिखाई दे रहा है, उसके पीछे भी ट्रायंगल होता है, और जो साइड के फेसेस होते हैं वो पैरेललोग्राम शेप में होते हैं। रेक्टेंगल कह सकते हैं या पैरेललोग्राम कह सकते हैं। कुछ इस तरह समझिए कि जैसे एक नोटबुक का इस तरह से हम, है ना, ये तीन फेस बना देते हैं रेक्टेंगुलर टाइप का, और सामने ट्रायंगल और पीछे ट्रायंगल। एक नोटबुक के अंदर दूसरी नोटबुक को अगर हम खोल के फंसा देते हैं तो कुछ इस तरह की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेट मी शो यू। ये नोटबुक है ना, ये नोटबुक को एक दूसरे में मैंने फंसा दिया है, और इस तरह का फेस, ये आपका प्रिज्म होता है बच्चों। सामने ट्रायंगल, पीछे ट्रायंगल, दिस वन, और ये बगल में लेटरल फेसेस होते हैं। नीचे वाला भी ये लेटरल फेसेस है, रेक्टेंगुलर शेप में है। आप पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं, ठीक है। सामने ट्रायंगल होता है, तो ये प्रिज्म होता है बच्चों। तो ये हमारे पास प्रिज्म है, सामने से ट्रायंगुलर फेस है, लाइट इस तरह से एंटर करती है। तो हमें यहाँ समझना है कि प्रिज्म में लाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट मतलब बैंड होना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। देखो बच्चों, ये पीई एक इंसिडेंट रे है, यहाँ लिखा भी है, आप इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। और ये लाइट एंटर करती है, और ये इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे एंटर करती है, उसे हमने यहाँ पर ई नेम दिया हुआ है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पर, और ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, यानी नॉर्मल की तरफ, परपेंडिकुलर तरफ बैंड हो गई है। यहाँ पे लाइट का डिस्पर्सन भी हो गया है, यानी वो स्प्लिट हो गए कंपोनेंट्स में। और उसके बाद में जब लाइट बाहर आती है, ये वाली, ये जो पीई तो इंसिडेंट रे है, ईएफ रिफ्रैक्टेड रे है यानी मुड़ने वाली रे, और एफएस एमरजेंट रे है, यानी जो रे प्रिज्म से बाहर आ रही है। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे एंगल ऑफ ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म है, यानी प्रिज्म की जो सामने वाला फेस है, जो ट्रायंगुलर फेस है, उसके दोनों ये वर्टेक्स जो है आपस में जिस एंगल से बना रहे हैं जो एंगल, वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। दिस वन ए, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। और यहाँ पर ये इंसिडेंट रे को अगर आगे बढ़ाया जाए, और ये रिफ्रैक्टेड एमरजेंट रे को पीछे की ओर बढ़ाया जाए, तो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो एंगल ऑफ डेविएशन है, क्योंकि ये एंगल ऑफ डेविएशन ही बताता है कि आपकी लाइट कितना ज़्यादा बैंड हो गई, एमरजेंट होते समय कितना ज़्यादा मुड़ी है। देखिए, ये इसकी डिग्री बता रही है, देखो कितनी वैल्यू है, क्योंकि इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से स्ट्रेट जाती, और स्ट्रेट ना जाकर वो रिफ्रैक्ट हुई, फिर एमरजेंट हुई, तो कितना ज़्यादा मुड़ गई है। इट शोज एंगल ऑफ डेविएशन। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये एंगल ऑफ एमरजेंस है, यानी जब वो बाहर निकलता है तो नॉर्मल के साथ किस एंगल से निकल रहा है वो। यहाँ कुछ बातें नोट करने की है, जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, वो नॉर्मल के साथ बन रहा है, इट्स ओके। जब लाइट प्रिज्म में एंटर करती है तो बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और वो इस पाथ से जाती है। किस तरह मुड़ जाती है? नॉर्मल की तरफ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में आप देख रहे हैं ये एंगल थोड़ा छोटा होगा एंगल आई से, क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गया है। और जब लाइट बाहर एमरजेंट होती है, मतलब एक तरह से आप कहो कि पहले वाले केस में एयर से जा रही है वो ग्लास में, ठीक है, ग्लास प्रिज्म है ये, और फिर ग्लास से जब एयर में आ रही है तो ये नॉर्मल से अवे जा रही है ना, लाइट नॉर्मल से दूर जा रही है। तो एंगल ऑफ एमरजेंस, ये वाला एंगल बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा दिख भी रहा है आपको, नॉर्मल से दूर जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल ऑफ डेविएशन है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एमरजेंस एंगल, ये कुछ एंगल हैं जो यहाँ पर हमें मालूम होने चाहिए कि कौन सा एंगल कहाँ कब बनता है, किस तरह से बिहेव करता है वो एंगल, मतलब ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, नॉर्मल से दूर जा रहा है, नॉर्मल की तरफ जा रहा है, ये कुछ कंडीशंस हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। आपको जो भी टॉपिक बच्चों समझने हैं पूरे वीडियो में, आप टाइम डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें, टाइम कोड्स का इस्तेमाल करके, टच करके टाइम कोड को, या वीडियो के टाइम लाइन को टच करके आप अपने क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को या टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये इंसिडेंट रे एंटर करती है,
रिफ्रैक्ट हो जाती है यानी मुड़ जाती है और ये बाहर निकलती है। पहले रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो रहा है, फिर डेंसर से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल से अवे जा रहा है। ठीक है ना, ये खास बिहेवियर है जो हमें यहाँ नोट करना है। बाकी एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एंगल बिटवीन द टू लेटरल फेसेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। जो लेटरल फेसेस थे ना ट्राइंगल, सॉरी जो कॉपी मैंने अभी आपको दिखाया था ये जो रेक्टेंगल शेप से, तो ये जो एंगल बनता है सामने वाला, ये वाला एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म है वो। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ये एंगल ऑफ डेविएशन बनता है इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में। इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं और एमरजेंट रे को जब पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। आप इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमरजेंट रे तो आपको पता ही है। इंसिडेंट रे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है नॉर्मल के साथ, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाती है, और एमरजेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ एमरजेंस बनाती है। तो ये सभी आपको मालूम है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है डायग्राम के हिसाब से, और प्रिज्म की एक्टिविटी है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट क्यों हो रही है, मुड़ क्यों रही है, क्योंकि लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बच्चों वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। और उसके लाइट के जो कंपोनेंट होते हैं ना, अलग अलग 7 कलर्स होते हैं जिसे हम विवग्योर से याद रखते हैं, उनका एंगल मुड़ने का भी अलग अलग होता है, इसलिए उसमें डिस्पर्सन भी होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास देखो यहाँ डिस्पर्सन ही आ गया। तो डिस्पर्सन क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। व्हाइट लाइट का अपने कंपोनेंट कलर में जो स्प्लिट हो रहा है उसे ही डिस्पर्सन कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ठीक है, अब डिस्पर्सन का कॉज क्या है, पीछे मैंने अभी आपको बताया कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो लाइट के जो कंपोनेंट होते हैं ना अलग अलग एंगल से बैंड होते हैं, है ना, अलग अलग एंगल से बैंड होते हैं, यानी मुड़ते हैं। सबसे कम मुड़ता है रेड और सबसे ज़्यादा मुड़ता है वायलेट कलर। इनकी वेवलेंथ भी अलग अलग होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है इसलिए वो सबसे कम बैंड करता है, और वायलेट की सबसे कम होती है वेवलेंथ इसलिए वो सबसे ज़्यादा बैंड करता है। मतलब रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होने से वो सबसे कम बैंड करता है, और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होने से वो ज़्यादा बैंड करती है, सबसे ज़्यादा। तो कॉज ऑफ डिस्पर्सन क्या है, व्हेन बीम ऑफ लाइट व्हाइट लाइट एंटर्स ए ग्लास प्रिज्म द लाइट रे बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, लाइट के अलग अलग कलर अलग अलग एंगल से बैंड करते हैं इंसिडेंट रे जो आती है उसके। द रेड लाइट बैंड द लीस्ट, रेड लाइट सबसे कम बैंड करता है, वायलेट सबसे ज़्यादा बैंड करता है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों, ये जो लाइट का ये जो 7 कलर में स्प्लिट होने का ये जो बैंड है इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट इज लाइट बीम इज कॉल्ड डिस्पर्सन और स्पेक्ट्रम, सॉरी। तो ये स्पेक्ट्रम है, ये जो वाइट लाइट एंटर करती है और ये 7 कलर में ये डिवाइड हो रही है, जिसे हम विवग्योर से वायलेट इंडिगो, नीचे से वायलेट इंडिगो ब्लू, है ना, ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। यहाँ पर ये जो कलर है इसे हम कहते हैं यू नो व्हाट 7 कलर्स, विवग्योर के एक्रोनिम से याद रखते हैं बच्चों। तो स्पेक्ट्रम क्या है, वाइट लाइट का अपने कंपोनेंट कलर में जो बीम बनता है, एक स्पेक्ट्रम बनता है, वो आपका बैंड जो बनता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, दिस वन इज स्पेक्ट्रम। ये जो 7 कलर आपको नजर आ रहे हैं स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है। ये बच्चों यहाँ पर ये कलर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो मिस में हल्का सा ब्लू और इंडिगो वायलेट में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो वो फ़र्क जो है वो आप मैनेज कर लेना। सिर्फ 7 कलर दिखाना मकसद था, कलर में थोड़ा सा वेरिएशन है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। यहाँ पे अवेलेबल नहीं था इस वक्त, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है। तो बच्चों यहाँ पर डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो गया, कॉज ऑफ डिस्पर्सन हो गया और स्पेक्ट्रम हो गया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारे पास टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब है जो रिफ्रैक्शन लाइट का जो बैंडिंग है वो एटमॉस्फेयर से जो होता है। ठीक है, लाइट एटमॉस्फेयर की वजह से बैंड करती है, उसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, तारों का चमकना जो है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार,
हमें स्टार ट्विंकल होते हुए नजर आते हैं। कारण क्या है उसका? उसका कारण बच्चों यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों ये जो स्टार है एटमॉस्फेयर में, मतलब आकाश में स्टार जो है ना, वहाँ से जब लाइट आती है, क्योंकि स्टार बहुत एक छोटा सा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है, जब उसकी लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो जो हमारे एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, यानी एटमॉस्फेयर ज़्यादा डेंस होता चला जाता है। तो लाइट जब एंटर करती है ऑब्जर्वर की आइज तक, तो वो रिफ्रैक्ट होकर एंटर करती है, यानी मुड़कर आती है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है ना, हमें जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देती, ये एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन हम स्टार को थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, यानी उसके एपरेंट पोजीशन को देखते हैं, यानी वर्चुअल पोजीशन को देखते हैं। लेकिन ये रिफ्रैक्शन भी स्टेबल नहीं होता बच्चों, ये रिफ्रैक्शन भी ना बदलता रहता है। कैसे मतलब? क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन कंटिन्यूसली बदलती रहती है, तो हमें क्या है ना, ये जो स्टार से जो लाइट आती है ना, वो भी फ्लक्चुएट होती है, मतलब इसकी जो पोजीशन है ना, ये स्टेबल नहीं है। अगर यहीं पे स्टेबल होती तो एक बार के लिए ट्विंकलिंग नहीं होता, लेकिन अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, हल्का हल्का पोजीशन चेंज होता रहता है। पोजीशन क्यों चेंज होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो लाइट आती है ना, वो लगातार अपने जो बेंडिंग का एंगल है वो बदलती है। एंगल क्यों बदलती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है। अब आप खुद ही बताइए कि हमारे एटमॉस्फेयर लगातार चेंज क्यों नहीं होगा? हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, गाड़ियों से पॉल्यूशन हो रहा है, या कहीं बर्निंग हो रहा है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, तो क्या एटमॉस्फेयर की कंडीशन चेंज नहीं हो रही इन सब एक्टिविटीज से? इसीलिए जो रिफ्रैक्शन है वो भी स्टेबल नहीं होता, लगातार चेंज होता रहता है। और इसीलिए जो स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है वो तो हमें वैसे भी नहीं दिखाई देती रिफ्रैक्शन की वजह से, लेकिन जो इसकी एपरेंट पोजीशन है ये भी लगातार बदलती रहती है, इसलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है बच्चों। यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ इस पैराग्राफ को भी। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू होना चाहिए atmospheric refraction of a starlight. When starlight enter the earth's atmosphere, it undergoes refraction continuously. जब एंटर करता है तो रिफ्रैक्शन होता है उसका। Due to this atmospheric refraction, light bends toward the normal as a result. लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड करती है, एज ए रिजल्ट द स्टार अपीयर्स स्लाइटली अबव द एक्चुअल पोजिशन। स्टार थोड़ा सा ऊपर दिखता है हमें अपनी एक्चुअल पोजिशन से। फर्दर दिस पोजिशन ऑफ स्टार्स कीप ऑन चेंजिंग स्लाइटली ड्यू टू विच अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स विच प्रोड्यूस ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो ये जिसकी एक्चुअल एपरेंट पोजिशन है, यानी वो भी लगातार जो है वो चेंज होती रहती है। ये जो एक्चुअल पोजिशन यहाँ है पर वो हमें यहाँ दिखाई देता है, और ये पोजिशन भी स्टेबल नहीं होता। दैट इज वाई जो लाइट आती है स्टार से वो फ्लिकरिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, जिसे हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। तो इस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में बच्चों एक ही कीवर्ड है, एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन, और वो भी रिफ्रैक्शन स्टेबल नहीं है, लगातार चेंज हो रहा है, वो भी इसलिए कि एटमॉस्फेयर की कंडीशन चेंज होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज का मतलब कि सनराइज हमें 2 मिनट पहले दिखता है, यानी सनराइज भी नहीं होता उससे पहले हमें नजर आता है, सन सेट हो जाता है उसके बाद तक भी दिखाई देता है, उसे डिलेड सनसेट कहते हैं। उसका रीजन क्या है बच्चों? यहाँ पिक्चर से समझते हैं। देखो बच्चों, मान लीजिए कि सनराइज नहीं हुआ, सन अभी होराइजन के नीचे है ना, मतलब सनराइज नहीं हुआ एक्चुअल वाला, लेकिन जब इसकी लाइट ऑब्जर्वर तक आती है, यहाँ तक आती है, ये सनलाइट जब यहाँ तक आती है ऑब्जर्वर के यहाँ तक, तो क्योंकि एटमॉस्फेयर डेंस होता है तो ये लाइट हल्का सा बैंड हो जाती है। जब ये हल्का सा बैंड हो जाती है तो इसकी जो सन की जो एक्चुअल पोजीशन है वहाँ ना दिखकर ये सन दिखता है यहाँ पर, सन हमें यहाँ नजर आता है। तो सनराइज हुआ नहीं है पर हमें सन दिख रहा है। रीजन क्या है? वो भी रिफ्रैक्शन ही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। कि देखो ये जो सनलाइट आ रही है, ठीक है, और ये हल्का सा बैंड हो गई, हल्का सा बैंड हो गया यानी रिफ्रैक्शन हो गया। अब रिफ्रैक्शन की वजह से सन की जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमें यहाँ, अपरेंट पोजीशन जो है हमें यहाँ नजर आ रहा है सन, इसलिए हमें लगता है कि सनराइज हो गया है, जबकि ये अर्ली सनराइज है, मतलब कि एक्चुअल में सनराइज है ही नहीं है। सन हमें जो दिख रहा है वो वर्चुअल सन है, रियल सन नहीं है। ठीक है ना, और सन जब असली में आएगा तो तब भी हमें दिखाई देगा, और नहीं अभी आया तब भी हमें दिखाई दे रहा है। अब सनसेट के टाइम पर क्या होता है? डिलेड सनसेट क्यों होता है? यानी सनसेट हो चुका है, सन होराइजन यानी क्षितिज के नीचे जा चुका है, फिर भी हमें नजर आ रहा है। क्या रीजन है? उसका रीजन भी बच्चों सेम यही है, सन नीचे चला गया लेकिन जो ये लाइट आ रही है बैंड हो रही है, तो सन की पोजीशन हमें यहाँ नजर आ रही है, यानी सन सेट होने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई दे रहा है, तो इसे हम डिलेड सनसेट कहते हैं, यानी कुछ मिनट कह सकते हैं या 2 मिनट कह सकते हैं।
तो ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये सारी बातें आपको मैंने एक्टिविटीज समझाई है यहाँ पर। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट आर फिनोमिनन कॉज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द होराइजन, जब सन होराइजन के नीचे होता है थोड़ा सा, सनलाइट कमिंग फ्रॉम द वैक्यूम यानी रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम एयर में आता है, रिफ्रैक्ट डाउनवर्ड्स नीचे तरफ मुड़ जाएगा, सो द सन अपीयर्स टू अबव द होराइजन, सन हमें अपीयर यहाँ होता है मतलब थोड़ा सा ऊपर नजर आता है होराइजन। सिमिलरली इवन आफ्टर एक्चुअल सनसेट द सन कैन बी सीन फॉर फ्यू मिनट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये दोनों रीजन जो है अर्ली सनराइज या डिलेड सनसेट दोनों का एक ही रीजन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो नॉर्मल की तरफ लाइट बैंड होती है, इसलिए वो सन की जो पोजीशन है थोड़ा सा ऊपर नजर आती है एक्चुअल पोजीशन से, इसीलिए अर्ली सनराइज भी हो जाता है और डिलेड सनसेट भी हो जाता है बच्चों। तो ये था टॉपिक एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। नाउ वी हैव रेनबो फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों आपके एग्जाम में कि रेनबो कैसे बनता है। तो आइए पैराग्राफ बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ ये वाटर ड्रॉपलेट में सन का जो रेज का जो हो रहा है वो देखते हैं। सनलाइट आती है बच्चों, ये सनलाइट देखो रेनबो फॉर्मेशन कब होता है, बारिश के मौसम होता है, रेन शावर्स के बाद होता है। वाटर ड्रॉपलेट जो एयर में रहती है वो एक छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं और वो लाइट को क्या करती हैं, वो यहाँ हम समझते हैं मतलब सन के अपोजिट डायरेक्शन बनता है, आफ्टर रेन शावर बनता है। और वाटर ड्रॉपलेट जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं जब वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, ये एक प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा, सनलाइट एंटर करती है तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब मुड़ना, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और डिस्पर्सन भी हो रहा है, यानी प्रिज्म है ना इसलिए वो लाइट को उसके कंपोनेंट कलर में स्प्लिट भी कर रहा है, ये डिस्पर्सन हो गया। तो क्या क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, प्लस डिस्पर्सन, प्लस डिस्पर्सन, दो बातें हो रही है, रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्सन। उसके बाद क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां से लाइट वापस आ रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं तो एक्सपेक्ट ये करता था कि ये वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, डिस्पर्सन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, बट यहाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए रेनबो फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लाइट इस वाले फेज से टकरा के वापस आ रही है तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद वापस से यहां पर रिफ्रैक्शन होगा और लाइट ऑब्जर्वर को यहां कहीं दिखाई देगी, वो भी 7 कलर में, ठीक है। तो ये आपका रेनबो फॉर्मेशन है। पहले क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट, फिर डिस्पर्सन हो रहा है, लाइट को 7 कलर में स्प्लिट हो रही है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर वापस रिफ्रैक्शन हो रहा है और ऑब्जर्वर तक लाइट पहुंच रही है, वो भी 7 कलर्स में, और उसे रेनबो नजर आता है, ठीक है। आइए इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं इसी एक्टिविटी के लिए। A rainbow is a natural phenomenon appearing in the sky after rain shower. It is caused by dispersion of light by tiny water droplet present in the atmosphere. The water droplet act like a small prism. They refract, सबसे पहले रिफ्रैक्ट करता है, then disperse, then वो लाइट को 7 रंगों में डिवाइड करता है, then reflected internally यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फाइनली रिफ्रैक्ट यानी फाइनली ये वाला रिफ्रैक्ट, यहाँ से जो रिफ्रैक्ट हो रहा है थोड़ा सा मुड़ रहा है जो, तो ये आता है, इस वजह से हमें लाइट के 7 कलर्स नजर आते हैं जिसे हम रेनबो कहते हैं बच्चों। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या क्या है वो ध्यान रखिए जरूर। एक तो रिफ्रैक्शन हो रहा है और डिस्पर्सन, दो बातें एक साथ हो रही है। इंटरनल रिफ्लेक्शन इस फेज पे हो रहा है, यहां पर हो रहा है, उसके बाद रिफ्रैक्शन अगेन हो रहा है। तो ये आपका पूरा इवेंट है रेनबो फॉर्मेशन में, जो आप जरूर एक्सप्लेन करके लिखेंगे। दोबारा से वीडियो को सुन लीजिए टाइमलाइन का कोड का इस्तेमाल करते हुए बैक जाकर। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, ये है बच्चों, स्कैटरिंग लाइट इज अ फिनोमेना स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट को फैलाना, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट यानी लाइट को इधर उधर फैला देना। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन बाय टाइनी पार्टिकल लाइक एयर मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल या कोलाइड सॉल्यूशन। यानी हमारा एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, कोलाइड सॉल्यूशन है, ये लाइट के किसी एक कलर को स्पेशली स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। इस फिनोमेनन को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। यानी लाइट के किसी एक कंपोनेंट को, वो ज़्यादातर हमने ब्लू या रेड देखा हुआ है, ठीक है ना, ब्लू देखा हुआ है बेसिकली, क्योंकि क्लियर स्काई ब्लू क्यों होता है उसका रीजन भी यही है, स्कैटरिंग ही है बच्चों। तो स्कैटरिंग क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज फिनोमेना ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ वाइट लाइट, यानी स्प्रेडिंग ऑफ वाइट नहीं बल्कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट
इन ऑल डायरेक्शन बाय टाइनी पार्टिकल्स लाइक एयर मॉलिक्यूल या डस्ट पार्टिकल या कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें स्काई ब्लू नजर आता है। ये स्काई ब्लू क्यों नजर आता है? ब्लू इसलिए नजर आता है क्योंकि देखो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो थोड़ा छोटी है, स्मॉल वेवलेंथ है, और जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल या कोलाइड सॉल्यूशन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, वो उस वेवलेंथ की लाइट को आसानी से स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। इसी वजह से वो जो लाइट हमारे आंखों तक आता है उन मॉलिक्यूल्स के स्प्रेड होने से, मतलब मॉलिक्यूल के द्वारा लाइट के स्प्रेड होने से, वो एक तरह से ब्लू कलर का होता है, इसलिए हमें आकाश ब्लू नजर आता है। देखो बच्चों, हमें स्काई ब्लू नजर आता है, पर एटमॉस्फेयर के ऊपर से अगर यानी एरोप्लेन से देखते हैं तो जो स्काई है वो ब्लू नजर नहीं आता। तो वो क्यों नहीं नजर आता? वो डार्क नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां पे स्कैटरिंग नहीं होता है बच्चों। तो when light passes through the atmosphere, the fine particle in air scatter the blue color more strongly than red या other color, ठीक है ना, इसलिए उसको वो आसमान जो है हमको ब्लू नजर आता है। यहाँ देन रेड की जगह हम यहाँ पर अदर कलर भी कह सकते हैं। तो स्कैटरिंग ये आकाश का ब्लू, स्काई ब्लू क्यों होता है ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एयर के अंदर जो फाइन पार्टिकल प्रेजेंट है वो ब्लू लाइट को ही क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। और क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है, पार्टिकल का साइज। यहाँ दो बातें आती हैं बच्चों स्कैटरिंग में रिस्पॉन्सिबल, एक तो वेवलेंथ और एक साइज ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल का साइज ज़्यादा ही बड़ा होगा तो फिर वो व्हाइट लाइट को स्कैटर करता है, जो हमें जनरली अपने घरों के आसपास दिखाई देता है। सनलाइट जो दिखाई देता है व्हाइट दिखाई देता है, इसीलिए क्योंकि पार्टिकल उसको स्कैटर करने वाले कौन है? बड़ी बड़ी दीवारें हैं, तो बड़ा साइज है इसलिए व्हाइट लाइट को स्कैटर करते हैं बच्चों। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है बच्चों? हमने 9th क्लास में भी देखा था, चैप्टर 2 में, है ना। एक जंगल का सीन है उसमें और वहाँ पर डस्ट पार्टिकल नजर आते हैं। कई बार हमें अपने घरों में भी कहीं अगर मान लो छोटा सा होल है तो वहाँ से सनलाइट आ रही है तो हमें उसके रास्ते में सनलाइट में इतने सारे डस्ट पार्टिकल नजर आते हैं, वो टिंडल इफेक्ट है। तो ये टिंडल इफेक्ट क्या है? द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइड पार्टिकल गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। तो जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं, जो मतलब कोलाइड पार्टिकल कैसे होते हैं? जो साइज में हल्का सा बड़े होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते पर इतने बड़े होते हैं कि वो हमें नज़र आते हैं, सेटल डाउन नहीं होते। यानी कोलाइड की प्रॉपर्टी आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है, कोलाइड सॉल्यूशन कैसा होता है। जैसे कि आप पानी में इंक डाल देते हैं तो वो कोलाइड सॉल्यूशन बन जाता है ना। मिल्क अपने आप में एक कोलाइड सॉल्यूशन है, एटमॉस्फेयर भी कोलाइड सॉल्यूशन जैसा ही है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है बाय कोलाइड पार्टिकल्स, उससे टिंडल इफेक्ट क्रिएट होता है। टिंडल इफेक्ट में बच्चों हमें वो पार्टिकल विजिबल हो जाते हैं, यानी वो जो फाइन पार्टिकल है जो लाइट को स्प्रेड कर रहे हैं वो हमें नज़र आते हैं बच्चों। हमें लगता है कि इस ये जहाँ से सनलाइट आ रही है ना, कितना ज़्यादा यहाँ पे डस्ट है ना, वो फाइन पार्टिकल नज़र आते हैं, वो हमें डस्ट के रूप में। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, देन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। ये वाला पिक्चर आपने 9th क्लास में 2nd चैप्टर में देखा हुआ है। विजिबल बीम ऑफ हेडलाइट ऑफ फॉग, है ना, फॉग में अगर हेडलाइट जलाते हैं तो वो साफ नज़र आता है उसमें पार्टिकल्स, वो भी टिंडल इफेक्ट है। ऐसा सर्दियों में हम रोड पर देख सकते हैं। व्हेन बीम ऑफ लाइट एंटर ए स्मोक फील्ड थ्रू ए स्मॉल होल, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजुअल। कहीं अगर धुआं वगैरह भरा हुआ है और एक लाइट आती है तो वो भी उसमें धुएं के पार्टिकल्स नजर आते हैं, क्योंकि वो भी फाइन पार्टिकल है जो उस लाइट को स्कैटर करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं बच्चों, बहुत ईजी है, आप इसे तैयार कर लीजिए। नाउ वी हैव व्हाई आर डेंजर सिग्नल लाइट्स रेड इन कलर। डेंजर सिग्नल को रेड कलर में क्यों रखते हैं? मतलब जैसे रेड लाइट है वो रुकने के लिए रेड क्यों है बच्चों? रीजन वही है, रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है और वो सबसे कम बैंड करती है, सबसे कम मुड़ती है, इसलिए डेंजर के जो सिग्नल होते हैं उसे रेड रखे जाते हैं, ताकि उसका जो मुड़ने का एंगल कम होगा तो क्लियरली विजिबल होगा। इसलिए रेड लाइट दिखना चाहिए साफ, फॉग में भी, डेंस फॉग में भी, यहाँ उसकी मतलब स्कैटरिंग ना हो जाए और वो नज़र ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए रेड सिग्नल को रेड ही मतलब डेंजर सिग्नल को रेड बनाया जाता है। अब रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट में अगर रुकना ज़रूरी है, अगर आपकी लाइट ग्रीन हो गई और आप नहीं चल पाते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साइड में हो जाएंगे, आपके बगल वाले गाड़ियाँ निकल जाएंगी। पर अगर रेड कलर में रुकने के लिए होता है, अगर आप रुकेंगे नहीं तो आपको कोई ना कोई इधर से या उधर से ठोक देगा, है ना, रुकेंगे नहीं तो ठुकेंगे आप रेड लाइट होने पर।
तो इसलिए डेंजर है, उसको रुकना जरूरी है, इसलिए वो दिखना भी जरूरी है। अगर रुकना है तो दिखना चाहिए, तभी तो रुकेगा सामने वाला पर्सन, इसलिए रेड कलर का बनाया जाता है डेंजर सिग्नल बच्चों। ठीक है, तो ये डेंजर सिग्नल आर रेड इन कलर बिकॉज रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाई फॉग या स्मोक। नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनके आंसर्स मैं हिंट जरूर दे रहा हूं, पर डिस्क्रिप्शन में जाकर इनके टॉपिक को दोबारा से सुनकर इसका आंसर आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो व्हाइट लाइट के जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जैसे उसमें आपका रेड भी है ना, विवग्योर से जिसे हम याद रखते हैं, तो उसके कंपोनेंट रेड, वायलेट, इंडिगो ब्लू वगैरह, उसके जो लाइट के अलग अलग कंपोनेंट हैं वो अलग अलग एंगल से बैंड होते हैं। ठीक है ना, उनका बैंडिंग ऑफ एंगल अलग अलग होता है, इसलिए जब बाहर निकलते हैं प्रिज्म से तो वो फिर अलग एक स्पेक्ट्रम बना देते हैं 7 कलर्स का। तो ये है रीजन डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। हाउ डिड न्यूटन शो दैट व्हाइट लाइट ऑफ सन कंटेन 7 कलर्स यूजिंग 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म। ये वाला एक्टिविटी आपको सिखाना है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ये एक प्रिज्म रखा है इन्होंने उल्टा, व्हाइट लाइट गई, इसका वो हुआ रिफ्रैक्शन हुआ और डिस्पर्सन भी हुआ। ठीक है, और ये 7 बैंड में बन गई। फिर ये व्हाइट उल्टा प्रिज्म रख दिया, तो ये जब 7 कलर एंटर करता है तो बाहर से व्हाइट कलर निकलता है। इसका मतलब ये और ज़्यादा इसमें वो डिस्पर्सन नहीं हुआ, और ज़्यादा कलर नहीं निकले, केवल 7 कलर थे, और जब प्रिज्म को उल्टा रखा तो 7 कलर फिर से 1 कलर बन गए। तो ये न्यूटन वाला एक्सपेरिमेंट है जो आपको शो करना है और एक्सप्लेन करना है बच्चों इस वीडियो क्वेश्चन में। ये डायग्राम भी दिखाना है, और क्या है इसमें, पाथ ऑफ लाइट वेंट टू आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म आर अरेंज्ड इन, ओके ठीक है। दूसरा है लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स। लाइट की स्कैटरिंग किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? देखो स्कैटरिंग 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है बच्चों। एक तो लाइट की वेवलेंथ पर, कौन सी कलर की लाइट है, और साइज ऑफ पार्टिकल पर, कि पार्टिकल का साइज, अपने साइज का पार्टिकल और लाइट की वेवलेंथ मैच करती है तो फिर स्कैटरिंग होता है। जैसे ब्लू कलर का स्कैटरिंग होता है, स्काई में ब्लू नजर आता है तो साइज का पार्टिकल बहुत छोटा है, वेवलेंथ भी कम है, तो आराम से स्कैटर हो जाता है। तो ये यहाँ पे रीजन है, 2 रीजन। व्हाट इज रेनबो, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम। तो रेनबो क्या है मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ, आप डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कीजिए, टाइम कोड का दोबारा सुन लीजिए और एक्सप्लेन करके लिख दीजिए आंसर को, और फिगर भी दिया हुआ है। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी अभी आपको जस्ट फिनिश किया है, टॉपिक डिस्क्रिप्शन में देखिए और दोबारा सुन लीजिए। और इसके बाद है द सनराइज अपीयर्स रेडिश एट सनराइज, ये भी मैंने आपको बताया, क्लियर स्काई ब्लू दिखता है, ये बताया। इस तरह से बच्चों आप डिस्क्रिप्शन का यूज करके इन दोनों आंसर को आप सुन सकते हैं बच्चों। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।